हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, हमारे इस पहला स्टडी नोट के अंदर तीन टॉपिक कवर कर लिए हमने। टॉपिक नंबर 1, टॉपिक 2 और टॉपिक 3, तीन टॉपिक हमें कवर कर लिए है। आज हम पढ़ेंगे रिसेंट ट्रेंड इन प्रोडक्शन या फिर ऑपरेशन मैनेजमेंट। तो यहाँ पर प्रोडक्शन मैनेजमेंट का यूज कर रहा है कि आज का प्रोडक्शन मैनेजमेंट है, और आज के प्रोडक्शन मैनेजमेंट को हमने बोला ऑपरेशन मैनेजमेंट। ठीक है, तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट बोल लो या ऑपरेशन मैनेजमेंट बोल लो, अब बात एक ही रहेगी। रिसेंट ट्रेंड इन प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट, ऑपरेशन या फिर ऑपरेशन मैनेजमेंट, जो मर्जी आप बोल लीजिए। तो एक लास्ट टॉपिक आज के इसका, और सारे नोट्स आप उतार रहे हो हैंड रिटन फॉर्मेट में। आपको ये बहुत 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 हेल्प करने जा रहे हैं। ये बिल्कुल आपके हमारे स्टडी मटेरियल का बिल्कुल एक शॉर्ट पार्ट मैं आपको इंपॉर्टेंट पार्ट दे रहा हूं निकाल कर। तो आज की हेडिंग डालेंगे। फोर्थ टॉपिक हम पढ़ रहे हैं रिसेंट ट्रेंड इन प्रोडक्शन, रिसेंट ट्रेंड इन प्रोडक्शन या फिर ऑपरेशन मैनेजमेंट। रिसेंट ट्रेंड इन प्रोडक्शन या फिर ऑपरेशन मैनेजमेंट। लो जी, ध्यान दीजिएगा, इसमें एक लास्ट टॉपिक आज के इस चैप्टर का, आज के स्टडी नोट का एक लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम लास्ट में नया स्टडी नोट चालू करेंगे और उसमें प्रैक्टिकल्स पे भी बढ़ेंगे आगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। देखेंगे सर इसके अंदर रिसेंट ट्रेंड इन प्रोडक्शन या फिर ऑपरेशन मैनेजमेंट। रिसेंट ट्रेंड जो मैं अभी हम बात करेंगे रिसेंट ट्रेंड की, प्रोडक्शन या फिर ऑपरेशन मैनेजमेंट का जो रिसेंट ट्रेंड है वो किससे रिलेट करता है? रिलेट रिलेट टू ग्लोबल कंपटीशन। ग्लोबली बात करेंगे, रिलेट टू ग्लोबल कंपटीशन, रिलेट टू ग्लोबल कंपटीशन एंड द इम्पैक्ट एंड द impact it has on manufacturing firms, it has on manufacturing firm। एक तो पहली बात, हम रिसेंट ट्रेंड जो पढ़ रहे हैं, अभी जो ट्रेंड चल रहा है प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट का, वो ग्लोबली कंपटीशन में क्या ट्रेंड चल रहा है और इसका इंपैक्ट फर्म के मैन्युफैक्चरिंग फर्म पे क्या पड़ेगा। इसका इंपैक्ट मैन्युफैक्चरिंग फर्म में क्या पड़ेगा। सम रिसेंट ट्रेंड आर गिवन बिलो, लिखेंगे सम रिसेंट ट्रेंड आर गिवन बिलो। जो आजकल का ट्रेंड होता है ना, आजकल का ट्रेंड चल रहा है, तो रिसेंट, तो आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है रिलेटेड टू ग्लोबल कंपटीशन, और उसका जो इम्पैक्ट है ग्लोबल कंपटीशन के रिलेट से, जो ऑपरेशन मैनेजमेंट प्रोडक्शन मैनेजमेंट का जो रिसेंट ट्रेंड चल रहा है, इसका इफेक्ट मैन्युफैक्चरिंग फर्म पे क्या पड़ेगा, और इसका आजकल का रिसेंट ट्रेंड क्या चल रहा है उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। सम रिसेंट ट्रेंड आर एज फॉलो, और कुछ रिसेंट ट्रेंड कुछ दे रखे आर एज फॉलो, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चलो भाई ध्यान दीजिएगा। तो सर पहला हमारा पॉइंट है ग्लोबल मार्केट प्लेस। पहला हमारा जो पॉइंट है वो है ग्लोबल मार्केट प्लेस। पहला हमारा पॉइंट है ग्लोबल मार्केट प्लेस। ध्यान दीजिएगा। देखो दोस्तों, ग्लोबल मार्केट प्लेस का मतलब क्या है। सबसे बड़ा एग्जांपल इसका, सब बहुत अच्छा एग्जांपल है, वो है अमेजोन। देखो अमेजोन क्या करती है, ग्लोबली है। ग्लोबल जब होता है तो वर्ल्ड वाइड की बात करता है, जब हम पूरा वर्ल्ड की बात करते हैं दैट्स कॉल्ड ग्लोबल। अपनी कंट्री से बाहर अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग फर्म खोल रखा है दैट्स कॉल्ड ग्लोबल, वो फर्म क्या है, ग्लोबल है। तो ग्लोबल मार्केट प्लेस एक बहुत अच्छी है, जो कि इसमें क्या है, इसमें मेन क्या है, आज के टाइम पे क्या हो रहा है दोस्तों, कि ज्यादा से ज्यादा जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, ज्यादा से ज्यादा जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो ग्लोबली आना चाहती है। कि ग्लोबली कैसे आ सकती है, ऑनलाइन से ग्लोबली आ सकती है। यूट्यूब पे बैठे हुए कोई भी एंटरटेनर, मान लेते हैं यूट्यूब पे कोई एंटरटेनर है जो एंटरटेन करते हैं लोगों को, वो ग्लोबली है। इंडिया के लोग तो देख ही रहे हैं, बाहर के लोग भी उनको देख रहे हैं, समझ में आ रहा है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जैसे टी सीरीज एक ऑर्गेनाइजेशन है जो म्यूजिक कंपनी है। अब म्यूजिक कंपनी वो जो म्यूजिक ऑर्गेनाइज करती है, म्यूजिक बनाती है, बनवाती है, जिससे भी करवाती है, वो इंडिया के बैठे हुए लोग तो देखते ही है, साथ में ग्लोबली भी देख रहे हैं। तो दोस्तों ग्लोबल मार्केट प्लेस एक ऐसा प्लेस है जहां पर आपके पास आज के टाइम पे बहुत चल रहा है। रिसेंट ट्रेंड में ये ग्लोबल मार्केट प्लेस बहुत तगड़े तरीके से चल रहा है, जिसमें मैंने इसमें कंपटीशन लेवल ही बहुत है। कभी कभी आपने देखा होगा कि अमेजोन में कुछ चीजें ऐसे होती है जो सस्ती होती है बाहर मार्केट से। अमेजोन में जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं वो सस्ते होते हैं एज कम्पेयर टू बाहर लोकल मार्केट। आप कहीं साइड में दुकान में पूछोगे भाई कितने का है, इतने का, तो आपको लगेगा अमेजोन में तो यार इससे सस्ता मिल रहा है। समझ रहे हो? तो कंपटीशन लेवल ही बढ़ रहा है, और कंपटीशन लेवल बढ़ रहा है तो
आपके पास बेनिफिट किसको हो रहा है, कस्टमर को हो रहा है। तो ग्लोबल मार्केट प्लेस एक रिसेंट ट्रेंड बन गया है कि आज के टाइम पे हर कोई फर्म मजबूर है कि क्या कर सके, अपने आप को ग्लोबली जाए, अलग अलग कंट्री में फैल जाए, और फैली कैसे, ऑनलाइन आकर, है ना। तो अगर कोई मान लेते हैं कपड़े बेचने वाला बिजनेस कर रहा है तो क्या करेगा, भाई मैं अमेजोन पे डाल देता हूँ, मेरे कपड़े भी अब ग्लोबली जाएंगे, अलग अलग जगह पर जाएंगे, कोई यूएस से जा रहा है कहीं से भी खरीद सकते हैं, अमेजोन से तो बाई कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। तो यहाँ से बैठे हुए हम, अगर हम, आपने सुना होगा एक चाइनीज ऐप थी क्लब फैक्ट्री चाइनीज ऐप थी, वहां पर भी चीजें बहुत सस्ती मिलती थी। हाँ आप अगर क्लब फैक्ट्री से बुक कर, आप तो बैन हो गई है शायद, आप अगर क्लब फैक्ट्री से बुक करते थे तो चाइना से आता था माल, तो चाइना में बैठा हुआ एक शॉपकीपर अपना माल इंडिया में बेच रहा है, दैट्स कॉल्ड ग्लोबल मार्केट प्लेस, और सस्ते में बेच रहा है, समझ में आ रहा है आपको। तो यहाँ पर ग्लोबल मार्केट प्लेस क्या है, जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स हो गई, जो गुड्स बनाने वाली फर्म हो गई दोस्तों, वो क्या कर रही है दोस्तों, वो बार बार मार्केट में आ रही है, वो ग्लोबल मार्केट में आकर क्या करती है, अपना प्रोडक्ट बेचना चाहती है, ग्लोबल मतलब वर्ल्ड वाइड, अपना प्रोडक्ट को वर्ल्ड वाइड बेचना मजबूर है कि भाई आओ, नहीं आओगे तो कंपटीशन से बाहर हो जाओगे, कंपटीशन लेवल इंक्रीज हो जाता है इससे, ठीक है। तो इसका पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं, ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस, globalization of business has compelled manufacturing firm many manufacturing firm to have operation in many country, to have operation in many country, to have operation in many countries। इसका मतलब है कि जो बिजनेस है उसको ग्लोबलाइजेशन होना पड़ेगा, कंपेल मतलब होता है मजबूर, ठीक है। मजबूर क्या है कि भाई सारे के सारे जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म है उनको मजबूरी क्या करना पड़ेगा, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि आज का जो ट्रेंड चला, आज का जो मार्केट ट्रेंड है, जैसे अब आप देखो होगा भाई, अगर आपको कपड़े खरीदने हैं तो आप मिंत्रा डाउनलोड करते हैं सीधा ही, क्या यार कौन जाए कपड़े खरीदने, सीधा ही बुक करो घर पे आ जाएगा, है ना। तो आजकल का धीरे धीरे क्या चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है कि भाई ऑनलाइन मार्केट चल रहा है कि भाई ग्लोबली, अब एक लोकल मैन्युफैक्चर है आपके आस पड़ोस में, मान लो कोई शॉपकीपर है जो गारमेंट शॉप है, वहां पर आप कपड़े खरीदने जाते हैं तो वो उसी प्लेस पे सीमित है। पर यहां पर अगर बात करें कि अगर हम ऑनलाइन करते तो मिंत्रा वर्ल्ड वाइड भी है, इंडिया के अंदर तो है ही, बाहर पे भी उससे प्रोडक्ट खरीदे जा सकते हैं, बट ये है कि डिलीवरी धीरे धीरे वो भी बढ़ रहा है। अब तो यहां पर अगर आप ध्यान दीजिए तो ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस होना बहुत जरूरी है। ग्लोबल मार्केट प्लेस एक ऐसी प्लेस है जहां पर कंपटीशन लेवल भी इंक्रीज हो जाता है, जब सारे मैन्युफैक्चरिंग फर्म ग्लोबली आ जाएंगे, वर्ल्ड वाइड आएंगे, वर्ल्ड वाइड अपना प्रोडक्ट बेचेंगे, तो जैसे अमेजोन वर्ल्ड वाइड प्रोडक्ट बेच रहा है, तो इससे क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक बेनिफिट भी हमें मिल जाता है, इकोनॉमिक एडवांटेज भी मिल जाता है कि भाई हम, इकोनॉमिक एडवांटेज एक तरीके से कैसा कि भाई इंडिया के हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, वो फॉरेन ट्रेड लाने की कोशिश कर रहे हैं, कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं, कि बाहर की कंट्री हमारे देश में आकर कंपनीज खोले, इससे बेनिफिट होगा। और जब हम बाहर के लोग हमारे देश में आके कंपनी खोलते हैं तो इससे इंडिया का बेनिफिट तो होता है, इसमें उस कंपनी का भी बेनिफिट हो जाता है कि उससे, अब जैसे इंडिया में एक ट्रेंड है, इंडिया में एक चल रहा है पेन का, तो यहाँ पर क्या होता है इंडिया के अंदर, जैसे कि हम कहते हैं कि अगर कोई कंपनी हमारे देश में आकर पैसा लगाएगी, अपनी कंपनी खोलेगी, बाहर की कंपनी अगर हमारे देश के अंदर पैसा लगाएगी, कंपनी खोलेगी, हमारी इंडिया के अंदर मेन इंडिया कंपनी खोलेगी, तो उस केस के अंदर जो गवर्नमेंट होती है वो टैक्स में माफी कर देती है, कहती है हम आपको टैक्स में माफी दे रहे हैं, हम जमीन भी देंगे, आप कंपनी खोलो हम जमीन भी देंगे, टैक्स की माफी भी देंगे, ठीक है। तो कुछ टाइम पीरियड तक टैक्स की माफी करते हैं, जैसे कि अभी तक चल रहा था कि 10 साल तक आपको कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा, 10 साल के बाद हम टैक्स लेंगे। तो इकोनॉमिक एडवांटेज मिल जाता है जब हम ग्लोबली जाते हैं। तो अमेजोन अगर इंडिया के अंदर आता है तो उसको एक एडवांटेज दिया कि भाई इंडिया के अंदर आ रहा है तो कॉम्पिटिशन लेवल बढ़ रहा है, कॉम्पिटिशन लेवल बढ़ रहा है तो चीजें भी सस्ती हो रही है ना। तो इन मैनी कंट्री के बाद आप लिखना वेयर दे हैव सर्टेन इकोनॉमिक एडवांटेज, वेयर दे हैव सर्टेन इकोनॉमिक एडवांटेज, वेयर दे हैव सर्टेन इकोनॉमिक एडवांटेज, तो हमें सर्टेन इकोनॉमिक एडवांटेज भी मिल जाता है। तो अगर कोई बिजनेस को, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को क्या करना पड़ेगा, अब जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को ग्लोबली आना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट को बाहर बेचना पड़ेगा। अमेजोन एक बहुत अच्छा है, बाकी अमेजोन तो सर्विस प्रोवाइड करती है पर अपने प्रोडक्ट को ऑल ओवर दी वर्ल्ड बेच रही है वो, ठीक है। तो यहाँ पर एक बहुत ही बेनिफिशियल हो जाएगा ये। इससे क्या होगा दोस्तों, जब सभी लोग मजबूरी में ग्लोबल कहेंगे भाई लोकल मार्केट में तो कोई बेनिफिट नहीं है, ऑनलाइन आ जाओ, वर्ल्ड वाइड बेचो,
पूरी दुनिया में फैला दो अपने प्रोडक्ट को। तो ऐसा करेंगे तो सभी लोग ज्यादा से ज्यादा आएंगे, और सभी जब ज्यादा से ज्यादा आएंगे तो इंक्रीज ऑन कंपटीशन बढ़ेगा, और कंपटीशन जितना बढ़ेगा उतना ही प्राइस घट जाएगा, और बेनिफिट किसको होगा? कस्टमर को। तो यहाँ पर बी पॉइंट लिखते हैं, इससे क्या होगा? प्राइस भी इससे बढ़ा होगा, इंक्रीज इन कंपटीशन बढ़ेगा। दिस लिखना सर, दिस हैज रिजल्टेड in increase in the level of competition, increase in the level of competition, increase in the level of competition among manufacturing firm throughout the world, among manufacturing firm throughout the world। तो देखो, अमेजोन तो भैया यूएसए में भी है, अमेजोन तो भैया कहां पर है? इंडिया में भी है। तो क्या होता है, इंडिया में फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, इससे क्या होगा? कंपटीशन बढ़ रहा है, एक दूसरे को देखकर प्राइसेस क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? इंक्रीज इन लेवल ऑफ कंपटीशन बढ़ता है। किसमें? किनके बीच में कंपटीशन बढ़ता है? जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म थ्रू आउट द वर्ल्ड काम कर रही है, ग्लोबली काम कर रही है, उनके बीच कंपटीशन बनता है। और यही आज का रिसेंट ट्रेंड है कि ऑपरेशन मैनेजमेंट में जो रिसेंट ट्रेंड है, आज यहाँ पर ऑपरेशन मैनेजमेंट कैसे चल रहा है? जो उनका ट्रेंड चल रहा है कि ग्लोबल मार्केट प्लेस चल रही है आज के टाइम पे, वर्ल्ड वाइड काम हो रहा है हर जगह। एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म चाहता है कि जल्द से ज्यादा कंट्रीज में जाकर मेरे प्रोडक्ट को भेजा जाए। ठीक है, इंडिया के कितने प्रोडक्ट बाहर कंट्री में बिकते हैं, ग्लोबली बिकते हैं, देख लीजिए आप। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखते हैं इसके अंदर। सेकंड पॉइंट खत्म हो गया सर, ये सेकंड पॉइंट लिखेंगे, प्रोडक्शन या फिर ऑपरेशन, कुछ भी बोल लो, प्रोडक्शन या फिर ऑपरेशन स्ट्रेटेजी, प्रोडक्शन या फिर ऑपरेशन स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी मेनली। तो दोस्तों, प्रोडक्शन और ऑपरेशन स्ट्रेटेजी, अब मेरी बात सुनना जरा। मैंने कहा भाई प्रोडक्शन कहाँ यूज होता है? मेनली वहां पर यूज होता है जहां पर सिर्फ गुड्स का इनपुट को आउटपुट बनाया जाता है। ऑपरेशन मेनली कहाँ यूज होता है? होता तो शायद दो में है, होता तो अभी हम पढ़ेंगे, जब हम ऑपरेशन मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो हम दोनों के लिए पढ़ेंगे। पर ऑपरेशन जो मैनेजमेंट होता है वो मेनली कहां पर होता है? सर्विस सेक्टर में ज्यादा यूज करा जाता है इनका। इंटेंजिबल और टेंजिबल दोनों में यूज किया जाता है, पर इंटेंजिबल में इसका ज्यादा यूज होता है। बैंकिंग, एयरलाइन वगैरह जो मैंने बताया था, स्कूल्स वगैरह, ऑपरेशन मैनेजमेंट चलता है। तो अगर आप ये देखिए, चाहे आप प्रोडक्शन मैनेजमेंट लगा रहे हो, चाहे ऑपरेशन मैनेजमेंट लगा रहे हो, तो जब भी आप प्रोडक्शन और ऑपरेशन मैनेजमेंट लगाओगे तो उससे पहले आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि किस तरीके से हम काम को करेंगे और किस तरीके से काम करेंगे जिससे हम ओवरऑल बिजनेस सक्सेस ले सके। अब मेरी बात सुनो, मान लो को मैं नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूं, मान लो एक कंपनी है जो नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, तो वो नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है तो ये देखते हुए करेगी ना अपने कॉम्पिटिटर को कि यार उसका प्राइस क्या है, मैं उसके प्राइस से कम प्राइस रखूं और अच्छी क्वालिटी दूं, इससे प्रोडक्ट जो लोग हैं जो मेरे प्रोडक्ट को ज्यादा खरीदे, है ना। तो इस तरीके से आप देख रहे हो। तो वहां पर क्या होता है, जब भी हम प्रोडक्शन मैनेजमेंट या ऑपरेशन मैनेजमेंट लगाते हैं, मान लो हम कोई प्रोडक्ट गुड्स बना रहे हैं तो हमने मान लो प्रोडक्शन मैनेजमेंट लगाया, ठीक है। मान लो हम जो क्या कहते हैं ऑपरेशन सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हैं और आपके पास बैंकिंग वगैरह में तो हमने ऑपरेशन मैनेजमेंट लगाया। तो अगर आप प्रोडक्शन मैनेजमेंट या ऑपरेशन मैनेजमेंट लगा रहे हो तो उस केस के अंदर जब भी आप कोई मैनेजमेंट लगाओगे तो मैनेजमेंट लगाने से पहले आप स्ट्रेटेजी बनाओगे कि किस तरीके से हम काम करें जिससे हम ओवरऑल सक्सेस ले सके बिजनेस के अंदर। तो बिजनेस की सक्सेस लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, बिजनेस में सक्सेस लेने के लिए आपको पहले मैनेजमेंट, ऑपरेशन या प्रोडक्शन मैनेजमेंट लगाने से पहले आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि किस तरीके से हम काम करें जिससे हम ओवरऑल सक्सेस लेकर सके बिजनेस की। स्ट्रेटेजी कैसे बनाएंगे कि ये ऐसे बनाएंगे, मान लो तो कि भाई मान लो एक प्रोडक्ट है जो बाहर मार्केट में 20 रुपए का बिकता है, तो मैं उसको प्रोडक्ट को 15 रुपए में बनाकर बेचूंगा जिससे लोग अच्छी क्वालिटी का भी होगा, जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा मेरे प्रोडक्ट को खरीदे, सस्ता है और अच्छी क्वालिटी का है। ऐसे करके स्ट्रेटेजी बनाएंगे तो तब हम मैनेजमेंट लगाएंगे। तो कहता है प्रोडक्शन और ऑपरेशन मैनेजमेंट लगाने से पहले आप स्ट्रेटेजी बना लीजिए। आप ये स्ट्रेटेजी चीज के बनाइए, किस तरीके से आप काम करोगे, किस तरीके से आप प्रोडक्ट को सेल आउट करोगे जिससे आपका बिजनेस ओवरऑल बिजनेस सक्सेस हो पाए। ठीक है दोस्तों, तो यही आपके पास पॉइंट है। मोर एंड मोर लिखेंगे इसके अंदर सर, मोर एंड मोर फर्म, ज्यादा से ज्यादा फर्म, मोर एंड मोर फर्म recognizing, more and more firm recognizing the importance of, more and more firm recognizing the importance of production या फिर ऑपरेशन मैनेजमेंट, प्रोडक्शन या फिर ऑपरेशन मैनेजमेंट, ओ सॉरी स्ट्रेटेजी, प्रोडक्शन या फिर ऑपरेशन स्ट्रेटेजी। ज्यादा से ज्यादा फर्म को पता चल रहा है कि उनको ये महसूस हो रहा है कि यार
प्रोडक्शन और ऑपरेशन स्ट्रेटेजी का बहुत इंपॉर्टेंस है बिजनेस के लिए, ओवरऑल सक्सेस, बिजनेस के सक्सेस लेने के लिए। सोचो आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो दूसरे के प्रोडक्ट से महंगा भी है और क्वालिटी भी ठीक है, पर महंगा बहुत है, इतना महंगा है कि एक कस्टमर उसको बाय नहीं कर पाएगा, आपकी स्ट्रेटेजी बेकार थी। अब उसको ऐसा प्रोडक्ट बनाओ कि दूसरे कॉम्पिटिटर के इक्वल में आ जाए। जैसे कि अगर मैं बात करूं जियो, तो जियो ने जैसे एयरटेल का जब रिचार्ज आया था, एयरटेल का जब रिचार्ज था तो एक महीने का रिचार्ज 200 रुपए का होता था नेट पैक का। एक महीने का रिचार्ज क्या होता था, 200 रुपए का होता था नेट पैक का। जियो ने क्या करा, आके जियो ने ऐसा कॉम्पिटिशन, ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाई कि 300 रुपए में आप 3 महीने का रिचार्ज ले लो, वो भी अनलिमिटेड कॉल्स। वहां तो सिर्फ एयरटेल क्या करता था, 200 रुपए में सिर्फ नेट पैक लेता था, सिर्फ 2 GB मिलता था। जियो ने क्या करा, 400 रुपए दो, 3 महीने तक 2 GB पर डे। स्ट्रेटेजी देख रहे हो आप, तो स्ट्रेटेजी अगर अच्छी होगी, ऑपरेशन मैनेजमेंट लगाने से पहले, प्रोडक्शन मैनेजमेंट लगाने से पहले, और स्ट्रेटेजी अब अच्छी होगी, तो उस केस के अंदर सर आपको ओवरऑल बिजनेस सक्सेस तो मिलेगी ही मिलेगी। जहां एयरटेल आपको 200 रुपए में 2 GB डाटा 1 मंथ के लिए देता था, वहीं जियो आपको 200 रुपए में 2 GB डाटा पर डे दे रहा है। फर्क है या नहीं है? फर्क है, स्ट्रेटेजी है, सारा खेल स्ट्रेटेजी का है। तो ज्यादा से ज्यादा फर्म को महसूस हो रहा है कि प्रोडक्शन और ऑपरेशन स्ट्रेटेजी का बहुत इंपॉर्टेंस है बिजनेस की सक्सेस पर। ठीक है, तो यहां पर आपके पास फॉर द, इसके आगे लिखेंगे फॉर द ओवरऑल सक्सेस ऑफ द ओवरऑल सक्सेस ऑफ देयर बिजनेस, बिजनेस की ओवरऑल सक्सेस के लिए आपको क्या माननी पड़ेगी, पहले ये देखना पड़ेगा किस तरीके से हमें काम करना है और किस तरीके से हम चीजों को करेंगे, किस कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे, क्या प्राइस रखेंगे, जिससे स्ट्रेटेजी बनाएंगे पूरी की पूरी, जिससे हम बिजनेस को सक्सेस दिला पाए। तो ये इंपॉर्टेंस हो गया है आज के टाइम में, आज के टाइम पे रिसेंट ट्रेंड पे ये इंपॉर्टेंट हो गया, बहुत जरूरी। ठीक है सर, तो इसके अंदर एक ही पॉइंट है, इतना ही लिखा हुआ बहुत है। तीसरा पॉइंट पे बढ़ रहे हैं, तीसरा TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जिसको हम प्यार से TQM बोलते हैं, इनको हम आगे जाकर डिटेल में भी पढ़ेंगे। इसको मैं आगे जाकर डिटेल में भी पढ़ाऊंगा आपको TQM पे, पर अभी हम छोटी सी चर्चा करेंगे TQM के बारे में कि क्या एक्चुअल में TQM है क्या। ठीक है, देखो दोस्तों, TQM क्या है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। TQM एक टेक्निक होती है दोस्तों, एक अप्रोच होता है जो बिजनेस फर्म को ये बताता है कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी ज्यादा से ज्यादा बेहतर होनी चाहिए, जिससे आपके कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिले। तो TQM क्या है, एक ऐसी टेक्निक है जो कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ये बताता है कि ज्यादा से ज्यादा आपकी गुड्स की क्वालिटी, बहुत गुड्स और सर्विस की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। किस तरीके से अच्छी होगी, ये सब बताएगा TQM। तो ये TQM जो है दोस्तों, ये एक टेक्निक है, ये एक अप्रोच है जो अलग अलग फर्म अपने बिजनेस के अंदर इसका यूज कर रही है, जिससे कस्टमर को सेटिस्फाई करे। कैसे? अपनी गुड्स की क्वालिटी को और इंप्रूव करके। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट ये इनमें सिखाया जाता है, इस टेक्निक में सिखाया जाता है कि कैसे अपने गुड्स को इंप्रूव करा जाएगा। तो देखो इसके बारे में लिखते हैं, सिंपल है लिखना, TQM इज अ अप्रोच। ऐसे लिखो, TQM अप्रोच बोल लो या टेक्निक बोल लो। TQM अप्रोच या फिर टेक्निक has been adopted by many firm, to achieve customer satisfaction, by improving the quality of goods and service। जैसे कि आप फोन को देखते ही हो कि पहले जो फोन चला करते थे वो 1 GB रैम, 500 MB रैम ऐसे चला करते थे। तो कंपनीज अपनी क्वालिटी को बढ़ाई जा रही है, 500 MB रैम से 1 GB रैम पाए, बहुत बवाल हुआ, 1 GB रैम हमारे फोन में। फिर जैसे 2 GB रैम आए डबल, तो और बवाल होकर चला गया कि भाई 2 GB रैम, तो 2 GB रैम चली, 4 GB रैम, 6 GB रैम चल रहा है, अब 8 GB चल रहा है। तो ये समझने की कोशिश कर रहे हो कि जैसे जैसे TQM हमें बताता है कि TQM हर एक ऐसी टेक्निक है जो
प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूवमेंट करने के लिए मदद करता है, जिससे कस्टमर सेटिस्फाई होता है। कस्टमर को जितनी अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट या सर्विस मिलेगा उतना कस्टमर सेटिस्फाई होगा। और आज के टाइम पे, आज के रिसेंट ट्रेंड में, हम क्या बढ़ रहे हैं, रिसेंट ट्रेंड, आज के टाइम पे बहुत सारी फर्म इस टेक्निक का, इस अप्रोच का इस्तेमाल कर रही है, जिससे अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को और सर्विस की क्वालिटी को अच्छा कर सके और कस्टमर को सेटिस्फाई कर सके। दोस्तों यहां हमारा तीसरा पॉइंट कहता है, ठीक है। इसके बाद आगे चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, फोर्थ पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबल मतलब किसी भी चीज को इधर से उधर मोड़ मोड़ के कैसा भी बना दो, दैट्स कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, लिखेंगे सर इसके अंदर लिखना द एबिलिटी टू अडॉप्ट क्विकली to change the demand in a volume, to change in volume of demand, to change in volume of demand। इसका मतलब क्या है, जरा ध्यान सुनना। इसका मतलब है कि मार्केट में अगर मान लो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई, बहुत बढ़ गई, मार्केट में इनकेस हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई, तो हम इतने फ्लेक्सिबल है कि जितनी डिमांड बढ़ जाएगी उतना ही हम अपने आप को चेंज कर देंगे, हम क्विकली उसको अडॉप्ट कर लेंगे। तो अगर मार्केट में डिमांड की वॉल्यूम में चेंजमेंट आ रहा है, हमारे मार्केट में हमने कोई प्रोडक्ट लॉन्च करा, 2 प्रोडक्ट लॉन्च करे, ध्यान सुनना, हमने 2 प्रोडक्ट लॉन्च करे, एक प्रोडक्ट मार्केट में बहुत अच्छा चल रहा है, उसकी डिमांड बढ़ जा रही है, और दूसरा प्रोडक्ट मार्केट में कम चल रहा है, उसकी डिमांड इतनी नहीं बढ़ रही। तो हमने क्या करा है, हम दोनों प्रोडक्ट की जो मैन्युफैक्चरिंग एक साथ चल रही है, मैंने 2 फोन लॉन्च करे, 2 फोन, एक फोन महंगा था 20,000 रुपए का, एक फोन था 10,000 रुपए का। 10,000 वाले फोन और 20,000 फोन की, 20,000 वाले फोन की, दोनों की मैन्युफैक्चरिंग एक साथ चालू करी। 20,000 वाला फोन जो था मार्केट में कम चला, थोड़ा उसकी डिमांड कम है, ठीक है। हमें लगता था कि भाई इतने फोन बिक जाएंगे 1 लाख पर 50,000 ही बिके, ये हमने सोचा था कि 1 लाख बिक जाएंगे, ये 2 लाख बिक गए। तो देखो वॉल्यूम में चेंजमेंट आया, डिमांड की वॉल्यूम डिमांड में चेंज, वॉल्यूम ऑफ डिमांड में चेंज आया कि भाई एक फोन कम बिक रहा है, एक फोन बहुत ज्यादा है, तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, चेंजमेंट करना पड़ेगा अपने, और जल्दी चेंजमेंट करना पड़ेगा। हमने 1-1 लाख यूनिट, हमने क्या सोचा कि दोनों फोन 1-1 लाख यूनिट बिक जाएंगे, पर ये 2 लाख बिकने की डिमांड आ रही है और ये 50 ही बिक रहा है। तो हमने क्या करा यार, चेंज करते हैं, क्यों ना अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को दूसरे 10,000 वाले फोन में लाते हैं। तो हम इजिली, फ्लेक्सिबिलिटी हमारे अंदर आनी चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो अगर कोई चेंजमेंट आ जाए, अगर कोई मार्केट में फ्लक्चुएशन हो जाए, मार्केट में चेंजमेंट आ जाए, डिमांड बढ़े घटे कुछ भी हो जाए, तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी इजीली उस चेंजमेंट को अडॉप्ट कर पाओ, इजीली फ्लेक्सिबिलिटी हो पाओ। इसका मतलब इजीली अपने सारा फोकस को इधर मोड़ लो। इसका मतलब कि अगर दूसरे फोन नहीं बिक रहा तो कोई बात नहीं, ये वाला फोन और बनाओ, ये बिक रहा है ना और बनाओ। तो फ्लेक्सिबल है, हम चेंज को इजीली अडॉप्ट कर पा रहे हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी आज का ट्रेंड में बहुत ज्यादा चल रहा है कि फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत जरूरी है। मार्केट कुछ भी कर सकती है, आपको कोई भी पसंद, आपको तो ना पता है कि कस्टमर क्या मांगता है। जब ज्यादा बिकेगा, 1 लाख बिक चुका है, हमारे पास ऑर्डर नहीं है, हमने कहा चलो इसको बनाते हैं दोबारा, हम फ्लेक्सिबल हो गए, अडॉप्ट कर लिया चेंजमेंट को, ठीक है सर। तो फ्लेक्सिबिलिटी ये पॉइंट आपको देता है, ठीक है सर। इसके बाद आगे ले कॉम है, देखिए इन द प्रोडक्ट मिक्स डिमांड, इन द प्रोडक्ट मिक्स डिमांड। ये सर प्रोडक्ट मिक्स डिमांड क्या होती है, देखो वही तो मैंने सिखाया कि मैं 2 फोन भेज रहा हूँ, मैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट नहीं बेचता मार्केट में, मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहे हैं, कोई ज्यादा बिक रहा है, कोई कम बिक रहा है, जो कम बिक रहा है उसको हटा दो, जो ज्यादा बिक रहा है उसमें चेंज कर जाओ, अडॉप्ट कर लो। तो प्रोडक्ट मिक्स डिमांड कहते हैं इसे। एक प्रोडक्ट नहीं बेच रहे आप, बहुत सारे प्रोडक्ट बेच रहे हो, प्रोडक्ट मिक्स डिमांड। तो इसमें आपको इजीली आप अडॉप्ट कर पाओ, क्विकली आप अडॉप्ट करो चीजों को, इसको बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। और फ्लेक्सिबिलिटी आज के ट्रेंड में होना बहुत जरूरी है। इसके बाद आप लिख सकते हैं एंड इन प्रोडक्ट डिजाइन और एंड इन प्रोडक्ट डिजाइन और इन डिलीवरी शेड्यूल, और इन डिलीवरी शेड्यूल। अगर कोई कंपनी कस्टमर की डिमांड पर अपने प्रोडक्ट का डिजाइन करे और डिलीवरी डेट भी उनकी डिमांड पर रखे, तो इससे फ्लेक्सिबिलिटी होना और क्या बात होगी। कस्टमर चाहता है कि हमारा प्रोडक्ट, हमारे मोबाइल का डिजाइन इस तरीके से हो तो बढ़िया रहेगा, है ना। अभी मोबाइल कर्व चल रहे हैं, पहले क्या होता था, मोबाइल कैसे चलते थे, रेक्टेंगल शेप में चलते थे, अब कर्व पसंद आ रहे हैं। तो कस्टमर के डिजाइन पर अपने प्रोडक्ट को, कस्टमर की वांट्स पर, कस्टमर के कहने पर अपने प्रोडक्ट का डिजाइन का चेंजमेंट करना। कस्टमर को ये डिजाइन पसंद नहीं आया, आपने चेंज कर दिया, देखो फ्लेक्सिबिलिटी आई, आपने इजीली क्यों अडॉप्ट कर लिया। कस्टमर के डिलीवरी शेड्यूल को आप कह रहे हो कि भाई ये प्रोडक्ट इतने टाइम में आएगा, नहीं उनको जल्दी चाहिए तो आप जल्दी लेकर आए, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी होगी। तो दोस्तों इससे क्या होता है, बहुत बड़ा फायदा हो जाता है अपने ऑर्गेनाइजेशन को, कि अगर हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, हम इजिली
डिमांड की वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम को, प्रोडक्ट मिक्स डिमांड को, प्रोडक्ट डिजाइन को और डिलीवरी शेड्यूल को एज पर कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर वांट की तरह रखते हैं, कस्टमर जैसा चाहता है वैसे हम अपने आप को चेंज कर लेते हैं, तो इससे आपको सक्सेस तो मिलनी है और इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत जरूरी है, तभी आप सक्सेस कर पाओगे, है ना। तो यहाँ पर 4th पॉइंट हमारा ये है। टोटल हमारे पास ना सर, टोटल हमारे पास 12 पॉइंट है, 12 नहीं पढ़ेंगे हम टोटल। हमारे को पेपर में अगर हम 6 से 7 पॉइंट भी लिख देते हैं ना, 7 मैक्सिमम, तो हमारे को नंबर पूरे मिल जाएंगे। 12 को इतना जल्दी पढ़ने की जरूरत नहीं है, 12 पॉइंट हो रखे होते हैं, 12 के 12 पढ़ना कंपल्सरी नहीं होता, 7 से 8 पॉइंट पढ़िए, वेल एंड गुड है। चलो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर 5th पॉइंट पढ़ते हैं। फिफ्थ पॉइंट कौन सा है? तो 5वां पॉइंट है टाइम रिडक्शन। क्या है दोस्तों? टाइम। 5वां पॉइंट आपके पास है टाइम रिडक्शन। अब सर इसके अंदर क्या क्या पॉइंट है जरा लिखेंगे साथ में, लिखना सर, रिडक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, reduction of manufacturing, reduction of manufacturing cycle time and speed to make, speed to market for a new product, speed to market for a new product and provide competitive to a firm over other firm, over other firm। ये पहला पॉइंट लिख लो। बी पॉइंट लिखना, when companies can provide product at the same price, at the same price and quality, quicker delivery, provide one firm competitive advantage। क्या मतलब हुआ दोस्तों? अगर कोई कंपनी की हुई प्रोडक्ट बना रही है, अगर वो कंपनी कोई प्रोडक्ट बना रही है और उस प्रोडक्ट में उसको ज्यादा टाइम लगता था, पहले एक प्रोडक्ट बनने में 7 दिन लग जाते थे, पहले मान लो 1000 फोन बनने में 10 दिन लग जाते थे, अब वही 1000 फोन बनने में कितने दिन लग रहे हैं? 5 दिन। तो हमने क्या करा? टाइम का रिडक्शन करा। अगर हम टाइम का रिडक्शन करेंगे तो जो पहले 10 दिन बाद लॉन्च होने वाला था वो 5 दिन पहले लॉन्च हो जाएगा। समझ में आ रहा है की कोशिश कर रहे हो? मैंने कहा भाई हमको एक फोन लॉन्च करना है, ठीक है, अब उसको मैन्युफैक्चरिंग करूंगा, मैन्युफैक्चरिंग मुझे कम से कम 1 लाख फोन निकालने हैं, तो 1 लाख फोन बनाने में मुझे कम से कम 20 दिन लग जाते, ठीक है। अब मैंने टाइम का रिडक्शन करा, वही 1 लाख फोन मैंने 10 दिनों बना दिया, तो 10 दिनों बना दिया, तो जहां 20 दिन बाद फोन लॉन्च होता, आज जल्दी लॉन्च हो गया, और जल्दी लॉन्च हो गया तो कस्टमर को जल्दी मिल गया। इससे क्या होगा? बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाएगा दोस्तों। एक टाइम रिडक्शन ही बहुत जरूरी है, क्योंकि कस्टमर इतने सारे मार्केट के अंदर, इतने सारे कस्टमर है, वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द नया फोन आए, नए फोन आए, है ना, नया फोन आए। तो अब रिडक्शन इन मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम, जो आप एक कंपनी जो प्रोडक्ट को पहले 10 दिन में बनाया करती थी, अगर वो 5 दिन में बनाए या 20 दिन में बनाती थी, अगर वो 10 दिन में बनाए, कम टाइम में बनाए, इससे क्या होगा? नए प्रोडक्ट मार्केट में जल्दी से लॉन्च करेगी। आज कंपनी, मान लो एक कंपनी है जो 20 दिन में प्रोडक्ट बना रही है, वही एक कंपनी ने 10 दिन में बना दिया, 10 दिन में एक प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, जब तक कंपनी बना ही रही है, दूसरी फर्म क्या कर रही है? 2 फर्म मान लेते हैं, एक आपकी फर्म है, एक मेरी फर्म है। मेरी फर्म एक प्रोडक्ट को 1 लाख यूनिट फोन बनाती है 10 दिन में, 20 दिन में। आपकी फर्म ने 1 लाख फोन वही 10 दिन में बनाकर लॉन्च भी कर दिया। मेरी बनाई जा रही है 1 लाख फॉर्म, 1 लाख फॉर्म मेरा बन रहा है, आपका लॉन्च हो गया है। आपने दूसरा चालू कर दिया प्रोडक्ट बनाना, मेरा वो बन रहा है, आपने दूसरा भी लॉन्च कर दिया। सोचो कि अगर मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम कम होगा, अब आप लॉन्च कर रहे हो, 2 फोन आपने लॉन्च कर दिया, मेरे 1 लाख फोन बनने तक, मेरे फोन नया फोन लॉन्च करने तक आपने 2 फोन लॉन्च कर दिया अपने, तो इससे कस्टमर क्या करेगा? अरे कौन वेट करे, सीधा आपका ले लेगा, तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन में मिलेगी। तो इसमें क्या होता है, जब हम रिडक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम क्या होता है दोस्तों? ये वाला मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम क्या होता है भाई? मैन्युफैक्चरिंग साइकिल मतलब वो
टाइम जो मैन्युफैक्चरिंग करने में लगता था, अगर उसमें हम रिडक्शन लेकर आ जाए और नया प्रोडक्ट जल्द से जल्द मार्केट में लॉन्च करें, इससे हम कंपटीशन दे सकते हैं फर्म दूसरी फर्म्स को। दूसरी फर्म को कंपटीशन देंगे, मार्केट में नया फोन जल्दी लॉन्च होगा, नया प्रोडक्ट जल्दी लॉन्च होगा, मैन्युफैक्चरिंग टाइम कम लगेगा तो लॉन्च जल्दी होगा, और जल्दी नया प्रोडक्ट मार्केट में आएगा तो कस्टमर भी उसको ज्यादा से ज्यादा खरीदेंगे। तो व्हेन कंपनी कैन प्रोवाइड प्रोडक्ट एट अ सेम प्राइस एंड क्विकली और क्वालिटी क्या है, सेम प्राइस में दे, क्वालिटी बहुत अच्छी हो और जल्दी दे, यहां पर मेन काम है जल्दी डिलीवरी कर दे, तो हम क्या कर सकते हैं, हमें कंपटीशन एडवांटेज मिल जाएगा, हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और जो फर्म लेट करी है वो पीछे होती चली जाएगी। क्योंकि आगे कब बढ़ेगी फर्म, जब उसको प्रॉफिट होगा, भाई कस्टमर आएंगे, उनके प्रोडक्ट खरीदेंगे, प्रॉफिट होगा, फर्म और ग्रो करेगी। ऐसे ही बढ़ेगा ना, तो कब बढ़ेगी, जब वो जल्दी से जल्द प्रोडक्ट को लॉन्च करे और टाइम कम से कम लगाए मैन्युफैक्चरिंग साइकिल में। तो अगर कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है दोस्तों और टाइम कम से कम लग रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है मेरे भाई। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ पर सीखा टाइम रिडक्शन। अब मेरे को बताओ सर, टाइम रिडक्शन कब होगा, टाइम रिडक्शन कैसे टाइम हम रिड्यूस कैसे करेंगे। भाई मान लो एक प्रोडक्ट को 1 दिन लगता है बनने में, उसको आधा दिन कैसे लगेगा सर। जो 1 लाख फोन 20 दिन में बन सकते हैं, वो 10 दिन में 20 दिन में बनते थे, अब वो 10 दिन में कैसे बनेंगे, क्योंकि ऐसे बनेंगे जब हमारा नई टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे, हम नई टेक्नोलॉजी मशीन लेकर आएंगे। जो मशीन पहले 1 लाख फोन को बनाने में 20 दिन लगा देती थी, नई मशीनें लाएंगे, नई टेक्नोलॉजी आएगी तो वो फोन बनने में अब 10 दिन लगेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। पहले रोड बनने में बहुत टाइम लग जाता था, अब एक एक दिन में एक एक रोड बन जाती है। ऐसी ऐसी मशीनें आ गई, सिर्फ मसाला डालती है, एक पीछे से आती है, बराबर करते हुए एक मसाला डालती जाती है, रोड बन जाती है 2 मिनट में। समझ में आ रहा है। तो 5-5 किलोमीटर रोड एक एक दिन में बन जाती है दोस्तों। वो क्या होता है, जब हम नई नई टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा है टेक्नोलॉजी। टाइम रिडक्शन तभी तो कर पाएंगे जब टेक्नोलॉजी आएगी, वही टेक्नोलॉजी के साथ हम टाइम कैसे रिड्यूस कर पाएंगे। तो 6 पॉइंट हमारा है टेक्नोलॉजी। ठीक है सर, लो जी ध्यान देना, देखेंगे इसके अंदर ऑटोमेशन, कंप्यूटराइजेशन, ऑटोमेशन, कंप्यूटराइजेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी change in product, sorry, technology give new way to operate, new way to operate company operation। कहता है भाई ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब होता है ऐसी मशीनें जो ऑटोमेटिक प्रोडक्ट को निकालती है, ऑटोमेशन कहते हैं उसको। कंप्यूटराइजेशन, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, भाई मशीन चलाने वाला, जो मशीन की टेक्नोलॉजी नई मशीन आ रही है उसको चलाने के लिए इंफॉर्मेशन भी तो जरूरी है, कम्युनिकेशन होना। भाई आप मुझे बताओ, कोई नई मशीन अपनी कंपनी के अंदर लाए आप, ठीक, अब उसकी मशीन के बारे में आपको थोड़ा कुछ पता है, आपके वहां से वो बंदा आएगा, वो आपको इन्फॉर्मेशन देगा, आपको बातचीत करेगा। तो ऑटोमेशन, कंप्यूटराइजेशन और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन हमें क्या कहता है, कंपनी को ऑपरेट करने के, कंपनी के ऑपरेशन को नए तरीके से ऑपरेशन कराया जा रहा है। जितना अच्छी टेक्नोलॉजी होगी उतना अच्छा हम प्रोडक्ट, क्वालिटी का प्रोडक्ट बना सकते हैं, उतना जल्दी बना सकते हैं। तो ये एक बेनिफिट है टेक्नोलॉजी का। ऑटोमेशन क्या होता है, अब चीजें अपने आप ऑटोमेशन हो रही है। आपको पता है अब ब्रूस भी ऐसा आ रहे हैं जो आप यहाँ पर रखो दांत में, वो अपने आप बटन दो, डर करके अपने आप हिलेगा। वो ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको हाथ रखना जहां से करो, अपना हिलता जाएगा। समझ में आ रहा है। देखो कि यहाँ पर क्या हो रही है, कस्टमर बंदे की, पर्सन की मेहनत कम लग रही है और अपनी चीजें ऑटोमेशन हो रही है। ऑटोमेशन मतलब अपने आप चीजें कर रही है, मशीन अपने आप कर रही है। कंप्यूटराइजेशन, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी गिव न्यू वे टू ऑपरेट कंपनीज ऑपरेशन। कंपनी के ऑपरेशन को नया वे दिया है इन टेक्नोलॉजी ने। ठीक है दोस्तों, टेक्नोलॉजी क्या करती है दोस्तों, चेंज इन अ प्रोडक्ट। दूसरा पार्ट लिख ले, बी पार्ट, ए यहां लिख दो तो बी यहां लिखना सर। टेक्नोलॉजी चेंजेस इन प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी चेंज इन प्रोडक्ट एंड प्रोसेस can
have great impact, can have a great impact on competitive, on competitiveness and quality. तो दोस्तों सेकंड पॉइंट का मतलब है कि टेक्नोलॉजी क्या करती है, प्रोडक्ट में चेंजेस लेकर आती है। अब नई तरीके के प्रोडक्ट्स लेकर आएगी, जो चीज हैंडमेड नहीं हो सकती वो टेक्नोलॉजी लाकर मशीनें कर देती है। पहले हाथ से बनती थी, अब मशीन आई तो और अच्छे से हो गया, क्वालिटी दिखती है, एक फिनिशिंग दिखती है चीजों में, है ना। तो वहां पर क्या होता है, टेक्नोलॉजी क्या करती है दोस्तों, प्रोडक्ट में चेंजमेंट लाती है और एक बहुत अच्छा इंपैक्ट देती है कंपटीशन और क्वालिटी में। पहले जो होती है चीजें हाथ से बनी चीजें होती थी, मशीनें आई, मशीनों और टेक्नोलॉजी की वजह से आई और टेक्नोलॉजी बढ़ी, तो यहाँ पर क्वालिटी और प्रोडक्ट भी चेंज होते चले गए। अब पहले के टाइम की चीजें प्रोडक्ट को देखो और आज के टाइम के प्रोडक्ट को देखो, आपको नजर आएगा कि हाँ डिफरेंस ऑफ क्वालिटी और डिफरेंस ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन भी अच्छा हो जाता है हमारा, हम अच्छी चीजें ला के रख रहे हैं मार्केट के अंदर, तो लोग हमको ज्यादा पूछेंगे, दूसरों को भूल जाएंगे। ठीक है, तो कंपटीशन में भी ग्रेट इंपैक्ट डालता है हमारा, हम आगे बढ़ते जाते हैं और साथ में हमारी क्वालिटी भी प्रोडक्ट की बहुत अच्छी होती है, एक नई तरीके से प्रोडक्ट को बनाया जाता है। ठीक है, तो दैट द मीनिंग ऑफ टेक्नोलॉजी आज के टाइम पे बहुत जरूरी है रिसेंट ट्रेंड में। अब हम बात करेंगे सर 7 पॉइंट, जिसका है नाम वर्कर इन्वॉल्वमेंट। वर्कर इन्वॉल्वमेंट लिखेंगे इसके अंदर, द रिसेंट ट्रेंड, the recent trend is to assign responsibility, for decision making, and problem solving, to the lower levels in the organization, एग्जाम्पल जैसे कि टीम स्पिरिट, ठीक है, एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट वर्कर। एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट, जैसे कि आपने कभी मैनेजमेंट में सुना होगा कि 3 लेवल होते थे, लोअर लेवल, मिडल लेवल एंड टॉप लेवल। टॉप लेवल में मेन में बैठे रहते थे, सुपरवाइजर लोअर लेवल में थे, वर्कर नीचे काम करते थे। सोचो एक वर्कर है तो वर्कर का इन्वॉल्वमेंट भी बहुत जरूरी है। भाई मशीनें चलाया कौन, वर्कर चलाएगा, उनको प्रॉब्लम आएगी तो उनके लिए उनको कोई डिसीजन देने वाला, उनको कोई रिस्पॉन्सिव। भाई मान लो आपकी कंपनी के ओनर है, आपने एक पर्सन को रखा, आपने बहुत सारे वर्करों को रखा और एक पर्सन को रखा कि उससे बोला कि भाई जो भी तू, आपने क्या करा देखना, ध्यान देना मैंने क्या बोल रहा हूँ। मान लो आप ओनर हो, ये आप हो ओनर हो, आपने क्या करा, ये ओनर है मान लेते हैं पर्सन, ओनर ने एक पर्सन रखा और ये है सुपरवाइजर, इसने ये सारे बहुत सारे लेबरों को क्या करेगा, सुपरवाइज करेगा, कोई भी इनकी प्रॉब्लम आएगी ये देखेगा। अब क्या होगा, और अब ये लेबर क्या करेंगे, अगर ढंग से काम करे, टीम स्पिरिट से काम करे, अच्छे लेबर है, ढंग से काम करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते चीजों में, अलग चीजों में काम पे ध्यान देते हैं। तो देखो रिसेंट ट्रेंड इज असाइन, आजकल का टाइम क्या है कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को असाइन कर देते हैं। ऑनर क्या करता है, ऑनर सीधा सुपरवाइजर को बोलेगा भाई मुझे ये काम करके दे दो आज के टाइम पे। सुपरवाइजर क्या करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको बांट देगा, सभी वर्करों को बांट देगा। एंड डिसीजन मेकिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग टू द लोअर लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। भाई लोअर लेवल में अगर मान लो कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो ये किससे बात करेंगे, सुपरवाइजर से बात करेंगे, सुपरवाइजर इनकी प्रॉब्लम को हैंडल करेगा। अगर सुपरवाइजर नहीं कर पाया तो फिर जाकर ऑनर के पास जाएगा। तो एक तरीके का ना काम करने के लिए वर्कर का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। और वर्कर का इन्वॉल्वमेंट क्यों होना जरूरी है, क्योंकि आजकल के टाइम में ना ओनर कोई काम नहीं करता, आजकल टाइम में काम को असाइन कर देते हैं, काम को बांट दिया जाता है और काम कौन करता है, एज अ वर्कर। जैसे आप कभी कंपनी के अंदर जॉब करने जाओगे तो कंपनी का मालिक आपसे काम करवाएगा, ये नहीं है यस। तो आपको एक टीम स्पिरिट में अगर काम करोगे, अच्छे से क्वालिटी से काम करोगे, इंप्रूवमेंट क्वालिटी से काम करोगे, वर्कर अच्छे होंगे। वर्कर इन द सेंस ये नहीं, स्टाफ भी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं कि लेबर लो क्लास लेवल का है, स्टाफ जो काम, इंप्लॉई कह सकते हो आप, जो अच्छी लैंग्वेज है। वर्कर आप सोचते हो गंदी लैंग्वेज है, वर्कर होता है काम करने वाला, मीन्स वर्कर। अब वो उसको इंप्लॉई कह लो
ऑफिस में काम करने वाला एम्प्लॉय और फैक्ट्री में काम करने वाला वर्कर या लेबर, ऐसा नहीं होता दोस्तों। काम करने वाला सभी क्या है, वर्कर है, सभी क्या है, एम्प्लॉय है कंपनी के। तो दोस्तों यहां पर आजकल का ट्रेंड ये है कि काम को असाइन करा जा रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को बांटा जा रहा है डिसीजन मेकिंग के लिए, कि भाई एक बंदा काम नहीं कर सकता, उसने क्या करा, रिस्पॉन्सिबिलिटी को बांट दिया, अलग अलग लोगों को बांट दिया, वो अपने अलग अलग लेबरों को, वर्करों को, एम्प्लॉय को दे रहे हैं काम, वो काम कर रहे हैं, जो भी प्रॉफिट हो रहा है फिर आपको सैलरी मिल रही है। इस तरीके से काम होता है ना चीजें। तो यहाँ पर टीम स्पिरिट अगर अच्छे से काम करे, बढ़िया तरीके से सब मिलकर काम करे, क्वालिटी इंप्रूवमेंट वर्कर होंगे, बढ़िया तरीके से वर्कर हो, और हर एक वर्कर की इच्छा होनी चाहिए कि वो कुछ नया सीखे, कुछ नया सीखे, कुछ नया और अच्छे से काम करे, तो ऐसा क्वालिटी इंप्रूवमेंट वर्कर। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, आजकल के टाइम में वर्कर का इन्वॉल्वमेंट भी बहुत जरूरी है। बिना वर्कर के तो फैक्ट्री, कोई कंपनी, कोई चलता ही नहीं। अगर कोई मशीन चलानी होगी तो मशीन के लिए भी वर्कर की तो जरूरत पड़ेगी, है ना। फैक्ट्री के अंदर कोई मान लो नई टेक्नोलॉजी आई, टेक्नोलॉजी लाकर क्या करोगे जब चलाने वाला ही कोई नहीं है, तो वर्कर का इन्वॉल्वमेंट भी बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर वर्कर का एम्प्लॉयमेंट कह रहा हूं, वर्कर का इन्वॉल्वमेंट हो चुका है। लो जी, और पढ़ लेते, लास्ट एक पॉइंट पढ़ लेते, बस बहुत है इतना, 8 पॉइंट बहुत है। इन्वायरमेंटल इशू। लो जी, ध्यान दीजिएगा, इन्वायरमेंटल इशू जो मैंने आपसे पहले पिछली क्लास में भी डिस्कस करा था, इसके बारे में देखेंगे। इसके अंदर टुडे प्रोडक्शन या ऑपरेशन मैनेजर्स आर कंसर्न more and more with population control, कह रहा हूं, with pollution control, sorry, with pollution control and waste disposal, which are key issue in protection of environment and social responsibility. Social responsibility. There is increase in reducing waste, recycling waste, non-use of plastic, एक्सेट्रा। दोस्तों आज के जमाने में, आज के टाइम पे क्या है कि टुडे प्रोडक्शन और ऑपरेशन मैनेजमेंट आर कंसर्न विद मोर एंड मोर विद द पोल्यूशन कंट्रोल एंड वेस्ट डिस्पोजल विच आर द की इशू इन प्रोडक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। देखो सिंपल सी बात यह है कि भैया इन्वायरमेंटल इशू भी बहुत है। फैक्ट्रीज है, फैक्ट्रीज के अंदर पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है, वेस्ट जो निकल रहा है उसको जला दिया जा रहा है। इससे क्या हो रहा है, तो इससे फायदा यह है कि कम से कम वेस्टेज करो। इन्वायरमेंटल इशू बहुत तरह के, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है भाई, ज्यादा से ज्यादा पोल्यूशन होगा तो समाज पे फैलेगा, पोल्यूशन फैलेगा, तो इससे क्या होगा, लोगों की हेल्थ में इशू आएगा, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं हुई। क्योंकि अगर इन्वायरमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर आप इन्वायरमेंट को साफ नहीं कर सकते तो वही हवा तो हमारे अंदर जाती है, वही हवा तो हम अंदर लेते हैं, तो वो एयर अंदर लेंगे तो वही बेकार एयर अंदर जाएगी, तो हमारे हेल्थ इशू होगा। तो ना तो इन्वायरमेंट, तो ये बहुत बड़ा की इशू है कि पोल्यूशन बहुत आ रहा है फैक्ट्री के अंदर। ये तो ऑपरेशन मैनेजमेंट आज के टाइम पे इस तरीके से मैनेजमेंट करते हैं कि कम से कम पोल्यूशन होगा, कम से कम वेस्ट होगी, वेस्ट कम से कम, और जो वेस्ट हो रहा है उसको हम रिसाइकिल करें, जलाए ना, जिससे धुआं ना निकले, रिसाइकिल करें। हम प्लास्टिक का कम से कम यूज करें, प्लास्टिक का यूज करो ही मत। प्लास्टिक की जगह आज के टाइम पे चला था, एक टाइम में पन्नियां बैन हो गई थी, है ना, तो ये हुआ था। तो प्लास्टिक का कम से कम यूज करो, और फिर वो क्या हुआ, फिर प्लास्टिक, क्योंकि पन्नी के बिना, क्योंकि बारिश के टाइम था, पन्नी ही हो सकती है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको रोकने के लिए, एक इशू को रोकने के लिए आज के प्रोडक्शन मैनेजमेंट या ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या करते हैं, मैनेजमेंट क्या करते हैं कि वो कम से कम वेस्ट करते हैं, और जो वेस्ट होता है उसको रिसाइकिल करने की कोशिश करते हैं, उसको जलाते नहीं है, जिससे इन्वायरमेंटल में पोल्यूशन ना फेंके। अगर इन्वायरमेंट में पोल्यूशन फेंकेगा, उसकी एयर हर एक इंसान को लेगा, और उससे हेल्थ इशू होंगे, तो सोशल भी खराब हो जाएगी।
तो दोस्तों इन्वायरमेंट इशू आज के टाइम में बहुत तरह से हो रहा है, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, और दिल्ली के अंदर तो इतना पॉल्यूशन का कोई हिसाब नहीं, ठीक है। तो वो चीज आपको देखनी है। यहाँ पर रिसेंट ट्रेंड का यही एक मतलब है, आपके पास 8 पॉइंट, तो यहाँ पर 8 पॉइंट अगर आप लिख कर आते हो तो आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। टोटल हमारे पास 12 पॉइंट है दोस्तों, 12 में से 8 कर लिया, 4 छोड़ दिए, वो 4 छोड़े हैं जो कि बेकार है, पढ़ने लायक भी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कह सकता कि पढ़ने लायक नहीं है, पढ़ने के तो सभी चीजें इंपॉर्टेंट होती है, बट अगर हम ये 8 पॉइंट याद कर ले जाते हैं और 8 पॉइंट याद करके लिख आते हैं तो आपको पूरे पूरे नंबर मिलते हैं, के चांस है। क्योंकि हम जो भी पढ़ रहे हैं दोस्तों वो एज पर स्टडी मैट पढ़ रहे हैं, उनको हम समरी का टाइप पे पढ़ रहे हैं। समरी टाइप पे इन द सेंस कि हम वो मेन चीज उठा रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट भी है, की हाईलाइट भी है, और अच्छे नंबर भी आ सकते हैं चांसेस है। और दोस्तों यहां पर मैंने आपको रिसेंट ट्रेंड भी खत्म कराया इन प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। ये सारे नोट्स उतार लीजिएगा, ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। और यहां पर हमारा स्टडी नोट नंबर 1 खत्म होता है। होपफुल आपको स्टडी नोट नंबर 1 की थ्योरी समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट हम स्टडी नोट नंबर 2 चालू करेंगे, जिसमें हम पहली क्लास में तो थ्योरी देखेंगे और दूसरी क्लास से प्रैक्टिकल चालू कर देंगे दोस्तों। थैंक यू, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। होपफुल आपको स्टडी नोट नंबर 1 और थ्योरी में बोरियत नहीं रही होगी, कम से कम रही होगी। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।